जर्नी जो बचपन से शुरू होती है। बचपन में मैंने बहुत लैविश लाइफस्टाइल देखे। मेरे पिताजी बहुत बड़े अफसर थे रेलवेज के अंदर। ही वॉज चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नॉर्दर्न रेलवेज एंड बहुत बड़ी लैविश लाइफस्टाइल मैंने जो बचपन में देखी, मैं बताना चाहूंगी। 8-8, 10-10 कमरों का घर होता था, इतने बड़े बंगलोज थे, आगे गार्डन, पीछे किचन गार्डन, सर्वेंट्स रूम, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। एंड देखते ही देखते एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी रात को सोए और सुबह नहीं उठे। ही सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक। उस टाइम, उस कम उम्र में मैंने सिचुएशन देखी कि एक इंसान जब तक काम कर रहा है पैसा आ रहा है, जब इंसान नहीं होता तो पैसा आना बंद, इनकम खत्म। इंसान जो गया उसकी भरपाई तो जिंदगी भर कोई नहीं कर सकता, वो दुख तो हमेशा रहता है, लेकिन फाइनेंशियली एक फैमिली कैसे शैटर हो जाती है वो मैंने बचपन में देखा। मेरी माँ को बहुत असहाय रूप में देखा। मेरी माँ की 13 साल की उम्र में शादी हुई। आप जानते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था, बचपन में शादी कर दी जाती थी, बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। पहले के जमाने में सोच क्या होती थी? सोच यही होती थी कि लड़की है, क्या करना है ज्यादा पढ़ा करके, आगे घर ही तो संभालना है, रसोई तो संभालनी है, यही सोच होती थी। और 13 साल की उम्र में शादी हो गई। और पहले के जमाने में एक चीज और होती थी, हस्बैंड एंड वाइफ की जो एज डिफरेंस होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। 10-10, 11-11 साल के एज डिफरेंस में शादी होती थी। आप जानते हैं इस बात को। एंड आप सोचिए कि पिताजी की देहांत जब हुई तो माय फादर्स एज वाज जस्ट 48 एंड माय मदर्स एज वाज जस्ट 38 एंड उस उम्र में वो विडो हुई एंड हेल्पलेस सिचुएशन, क्या करें? बिकॉज 13 साल की उम्र में एक स्टूडेंट कौन से क्लास में पढ़ाई करता है? आप सोच सकते हो कैसी नौकरी मिलेगी। माँ कोई दूसरा काम नहीं ले सकती थी, कोई छोटा काम नहीं ले सकती थी, कोई पियन का काम नहीं ले सकती थी, चाय पानी पिलाने का काम नहीं ले सकती थी, बिकॉज स्टेटस का मामला था। भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी पकड़नी पड़ी। भाई को कौन सी नौकरी मिली? बिकॉज स्कूल में पढ़ता था। यूडीसी भी नहीं, एलडीसी की नौकरी मिली। यूडीसी इज अपर डिवीजन क्लर्क एंड एलडीसी इज लोअर डिवीजन क्लर्क। उतनी मामूली सी तनख्वाह और माँ की मामूली से पेंशन, इससे दोबारा से जिंदगी की शुरुआत करी। एंड आप सोच सकते हो इतने बड़े घर से हम 2 कमरों के मकान में आ गए। और मेरी माँ बहुत प्रोटेक्टिव हुआ करती थी, क्योंकि पहले जिस माहौल में हम रहते थे वहां से एक अलग माहौल में आना, घर से बाहर निकलो तो अलग किस्म के लोग, जेंट्री, तो माँ बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखती थी कि आप लोगों ने किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, बस पढ़ाई से मतलब रखना है। एक सीख जो माँ ने दी थी हम सबको कि बेटा और बेटी में मैं नहीं फर्क देखती हूँ, बेटी हो लेकिन पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, ये समझ लो मैं क्यों बोल रही हूँ। उन्होंने एक चीज कही थी, जितना पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम, लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ताकि सुख में दुख में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एंड आई कुड रियली अंडरस्टैंड। उस टाइम समझ में आ रही थी माँ के दुख, माँ के तकलीफ समझ में आ रही थी। एंड हमने वही किया, जी जान लगा करके पढ़े, बहुत मेहनत करी। एंड मेहनत क्यों? क्योंकि एक तो नंबर अच्छे आएंगे तो आगे एडमिशन्स अच्छी मिलेगी, बट मेहनत और इसलिए क्योंकि अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो माँ का पैसा बचेगा। तो स्कॉलरशिप को दिमाग में रखते हुए मेहनत करना शुरू करा और बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास आउट हुई और डिस्टिंक्शंस मिले। एंड उससे हुआ क्या कि जो बेस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मिरांडा हाउस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो मिरांडा हाउस में एडमिशन लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद एमबीए किया। कॉलेज के दौरान में भी बहुत ज्यादा मेहनत मैंने क्यों करी? क्योंकि मुझे दिमाग में यही थी कि कॉलेज में भी मुझे स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो किताबें खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत महंगी किताबें होती थी, किताबें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मुझे लगा कि अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलती है तो ये सारा पैसा बचेगा। बहुत मेहनत करी, स्कॉलरशिप मिला। और DYEA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली एंटरप्रेन्योर्स
एसोसिएशन, यंग एसोसिएशन का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कपिल देव जी हेड कर रहे थे। उस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे स्कॉलरशिप मिली, सारे के सारे जो किताबें, सारे मेरे खर्चे पढ़ाई का, तो सब कुछ उन्होंने बेयर करा। 3 साल बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई करी और उसके बाद MBA किया। MBA करने के साथ साथ फिर नौकरी भी लगी। बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे को नौकरी मिल गई, और शुरू की खुशी तो सबको होती है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है तो आगे सारी दिक्कत परेशानी सामने नजर आने लगती है। क्योंकि नौकरी में मैं, यानी मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, बट एटलीस्ट आई नो कि मुझे काम अगर करना है तो डेडिकेटेडली करना है, होल हार्टेडली करना है, ऑनेस्टली करना है, और वही मैं करती थी। बहुत मेहनत करती थी। लेकिन वहाँ पे होता क्या था ऑफिस में कि जब मैं कोई अच्छा काम करती थी तो कोई और तारीफ ले जाता था, कुछ गलत किसी और से होता था तो मेरे को सामने खड़ा कर देते थे। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स, आप लोगों ने ऐसे पॉलिटिक्स फेस करे जो लोग नौकरी करते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत घुटन होने लगी कि मैं कर क्या रही हूँ अपने लाइफ के साथ। मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे ये पिंजरा लगने लगा था कि बहुत पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर नौकरी करती रहूंगी 10 साल 15 साल तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। और जो लैविश लाइफस्टाइल मैंने बचपन में देख लिया था, मुझे वो लाइफस्टाइल वापस चाहिए था। मुझे वो वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मेरे को वही घर, उस तरीके का घर, मेरे को सारी चीजें, वो लग्जरी मेरे को चाहिए थी जो मैंने बचपन में देखी थी। सोचती गई मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस बीच देव जी के साथ मुलाकात हुई और देव जी के जैसे सपने बड़े, मेरे भी सपने बहुत बहुत बड़े। तो दोनों ने मिलकर के फिर हमने सोचा, जब शादी हुई उसके बाद, शादी होती है, खर्चे बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, तो दोनों सोचते रहते थे कि करें तो क्या करें। सुबह उठती थी, घर का सारा काम खत्म करना, उसके बाद ऑफिस निकलना, वही बस पकड़ना, वही बस में बैठ करके ऑफिस पहुंचना, ऑफिस का काम खत्म करके फिर वापस घर पे आना और फिर घर का काम करना, और वापस से अगले दिन वही मोनोटोनस लाइफ। मैं बस में जब सफर करती थी, कई दफा मेरे दिमाग में आता था कि क्या ऐसी मेरी जिंदगी निकल जाएगी? आने वाले 5 साल 10 साल भी अगर मैंने नौकरी कर ली, देव ने नौकरी कर ली, क्या हमारे सपने पूरे होंगे? दूर दूर तक सपने पूरे होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अपना घर बनाना था, हमारा अपना घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, अपना कोई वाहन नहीं था। हर व्यक्ति को होता है कि अपना घर हो, अपनी कन्वेंस हो, बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन दे। तो वो सारी चीजें हम चाहते तो थे करना, लेकिन कोई हमारे पास आसार नहीं था, कोई साधन नहीं दिख रहा था। तो एक दिन मैंने देव जी को कहा कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मुझे नौकरी नहीं करनी। अगर मैं नौकरी करूंगी मेरा परिवार नेग्लेक्ट हो रहा है, मुझे अपने परिवार को देखते हुए कुछ ऐसा काम करना है, और मेरे को सिर्फ बिजनेस से दिख रहा है कि अगर मैं बिजनेस करूंगी तो अपना टाइम निकाल पाऊंगी परिवार के लिए, घर संभाल पाऊंगी, बच्चे को संभाल पाऊंगी। तो देव जी ने पूरा कोऑपरेट करा और उन्होंने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने रिजाइन करना है करो, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और मैंने और देव जी ने मिल करके प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू करा। नौकरी मैंने रिजाइन करी, देव जी फिर भी नौकरी कर रहे थे। फ्रेंड्स, बिजनेस सोचना बहुत आसान है, लेकिन जब करने पे आते हैं तो पता चलता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई नॉलेज नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, बस दिमाग में एक फतूर, एक जुनून, एक कीड़ा कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि वो जिंदगी हमें नहीं चाहिए थी। हम कोई अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। एंड फ्रेंड्स, काम शुरू करा, कोई नॉलेज नहीं, क्या करना है, कैसे करना है। पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया हमने और बहुत सारे लोग आए, कारीगर चाहिए था हमें, तो उन कारीगरों में से जो बेस्ट हमें दिखा तो उसको हमने फाइनल करा। घर में जो काम करता था छोटू, उसको हेल्पर बनाया। और आज भी मुझे वो दिन याद है कि सिंप्लिसिटी में हम लोग बिलीव करते हैं। कोई इधर उधर की बात, घुमा फिरा करके बात, कोई गलत रास्ता, ये तो हमने ना तो सीखा है, ना तो कभी सोच हमारे अंदर कभी आई। तो कारीगर को सीधा सीधा बोला कि भाई हमें कोई नॉलेज नहीं है प्रिंटिंग का, बस हमें कोई काम शुरू करना है। अब आप हमें बताइए कि करना क्या है, क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, आप हमें गाइड करो। और उसके बाद फिर काम हमने शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज। इतनी स्ट्रगल वाली हमारी जिंदगी होती थी कि हम लोग कहाँ कहाँ
जा जा करके हम ऑर्डर्स लेते थे, कैसे कैसे तकलीफ उठाते थे। ऑर्डर्स मतलब होता है ना कि मांगने में भी कई दफ़ा लगता था कि हमारे चेहरे पे वो आ जाती थी कि हमें नीड है, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती थी। बट देन कहीं ना कहीं वो प्राइड वाली बात भी थी कि नहीं, काम शुरू करना है तो हमने शर्माना नहीं है, हिचक नहीं करना है। तो अपने लोगों के पास हम गए, डॉक्टर्स जो हमारे जानकार थे, जो केमिस्ट जिनके पास से हम दवाई लेते थे, जो ड्राई क्लीनर थे, मार्केट में जिनको भी जानते थे, जो भी प्रोफेशनल्स जिनको हम जानते थे, तो उनको हमने रिक्वेस्ट करा कि ताकि वो हमें काम दे, अपने लेटर हेड्स, अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऑर्डर दे। यस, लोगों ने भी कोऑपरेट करा। कोऑपरेट इसलिए करा, कहीं ऊपर वाले की भी मर्जी थी कि हम लोग कुछ करें, तो सपोर्ट भी मिला। और उस टाइम धीरे धीरे फिर काम जैसे आगे बढ़ा, एक टाइम ऐसे आया कि देव जी को ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आया कि उनको बॉम्बे शिफ्ट करना है। पोस्टिंग बॉम्बे में कर दी गई। यहाँ पे काम शुरू हो गया था, बच्चा स्कूल में जा रहा था, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। तो देव जी ने कहा कि मैं नौकरी से रिजाइन करता हूँ, दोनों मिलकर के हम मियाँ बीवी काम करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। तो मुझे भी लगा कि बिजनेस तो चल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नौकरी से रिजाइन कर दो। और देव जी ने करा रिजाइन। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और है। 1.5 से 2 साल मुश्किल से निकले थे और सिनेरियो कुछ अलग दिखने लगा। हमारे पेमेंट्स फंसने लगी, हमारे को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, लेबर की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम, टाइमली सप्लाई की प्रॉब्लम। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनकी शिपमेंट जानी होती है, टाइमली सप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ी मुसीबत जो हमारे सर पे आई कि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली, एक नौकरी पेशा फैमिली से बिलोंग करते, कोई बिजनेस फैमिली हमारी बैकग्राउंड नहीं थी कि हमारे पास खूब सारा जमा पूंजी है, ऐसा कुछ नहीं था। मामूली से हम लोग इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की थी। यहाँ हुआ ये कि शुरू में जैसे लोग हमें ऑर्डर देते थे तो शुरू में पेमेंट भी टाइमली करते थे, 15 दिन में पेमेंट आ जाती थी, 20 दिन में पेमेंट आ जाती थी। चलो आगे धीरे धीरे उन्होंने 30 दिन कर दिए, कोई बात नहीं। बट आलम ये हुआ कि ऑर्डर्स तो हमें मिल जाते थे, सप्लाई भी हम लोग कर देते थे, लेकिन आगे चल करके पेमेंटें फंसने लगी। एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, राइट? उधारी चलती है, राइट? आप मानोगे नहीं, हमारे जूते घिस जाते थे, फोन के बिल्स चढ़ जाते थे। कितनी दफा हम लोगों को घंटों बैठे रहना पड़ता था रूम के बाहर, जहां मैनेजर लोग बैठे होते थे और वेट करते थे कि हमें बुलाया जाएगा और हमारे चेक्स रिलीज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज रियली वेरी ह्यूमिलिएटिंग। हमें ये लगता था कि अपने पैसे मांगने के लिए जैसे हम लोग भिखारी बन गए। एंड आगे जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा, मतलब अंधेरा सा दिख रहा था, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन तो है। लोग चाहते हैं कि ऑर्डर इनको ना मिले, ऑर्डर हमें मिले। जैसे कि हमने कहा, हम ऑनेस्टी का रास्ता हमेशा अपनाते आए। हमें 2 नंबरी काम क्या होता है हमें मालूम नहीं हम करना चाहते हैं। लोग क्या करते थे, ब्राइब करते थे, घूस देते थे और ऑर्डर खुद ले जाते थे और हम देखते रह जाते थे। मेरे को लगा अब करें तो क्या करें। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जनों ने हमने नौकरी से रिजाइन कर दिया था, बिजनेस हमसे हो नहीं रहा था, 2 छोटे बच्चे, पूरा खर्चा जो है वो सबको संभालना बहुत जरूरी था। एंड दैट वाज द टाइम हमें लगा कि क्या करें, वापस नौकरी में जाए। जैसे नौकरी का सोचते थे तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता था कि दोबारा से उस पिंजड़े के अंदर नहीं जाना, दोबारा से बंदी नहीं बनना है। तो भगवान को याद किया, दिल से याद किया। और एक चीज मैं जानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर दिल से भगवान को पूछता है, मांगता है कुछ दिल से, तो ऊपर वाला देता जरूर है। बचपन से मैं बहुत ज्यादा भगवान को मानती हूँ, पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ। आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन। एंड उस टाइम मैं रोज भगवान को एक ही चीज प्रे करती थी, हे भगवान रास्ता दिखाएं, राइट? एंड दैट वाज द टाइम 1996 में हमें अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्ट मार्केटिंग की। उस टाइम डायरेक्ट मार्केटिंग ने सिर्फ तब पैर ही रखा था। एंड मी एंड देव, वी वर द
फर्स्ट कपल आई थिंक जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस इंडस्ट्री के अंदर एक सीरियस नजरिए से हमने देखा। खैर शुरू में तो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जब हम मीटिंग अटेंड करने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इस काम को करने पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आर्थिक आज़ादी मिलेगी, आपको समय की आज़ादी मिलेगी, आपको पैसिव इनकम मिलेगी। तो आर्थिक आज़ादी में भी मेरे को हंसी आई, क्योंकि उस टाइम बता रहे थे कि आप अगर इस काम को करोगे 2 साल 3 साल 5 साल तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, महीने में कमा सकते हो इतना। उस टाइम 1996 में 2 लाख 3 लाख 5 लाख मतलब इट वाज अ ड्रीम इनकम। मतलब ये मतलब लगता था कि यार अमीर इतना पैसा कैसे हो सकता है। मेरे को डाउट आया जब उन्होंने कहा कि यहाँ से आप कमा सकते हो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम उन्होंने समझाया कि 3-5 साल काम करके अगर आप एक सफल लोगों का नेटवर्क बना लेते हो, उसके बाद काम करो चाहे ना करो, आपको पैसा आता है हर महीना हर साल जिंदगी भर। उसके बाद आपके बच्चों को ये बिजनेस इनहेरिट हो जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये चीज क्या है। अभी नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कभी हमने नौकरी में सुना ही नहीं कि अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको तनख्वाह मिल रही है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां बिजनेस कुछ टाइम काम किया उसके बाद अगर काम नहीं भी करते हो तो भी पैसा आएगा। तो मेरे को लगा कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो जरूर यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाली चीज है, ये हम लोगों को फांस रहे हैं। और डाउट में आकर के हम घर पे आए, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था अगर ये पॉसिबल है, अगर ये सच है। क्यों मैं सोच रही थी? क्योंकि बचपन में मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि पिताजी थे एक्टिव इनकम में, जब तक काम कर रहे थे तो पैसा आ रहा था, जब वो नहीं रहे तो पैसा आना बंद हुआ। मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पे इस तरीके की सिक्योरिटी मिल सकती है बुढ़ापे तक, आखिरी दिन तक जब तक हम जिंदा हैं, और उसके बाद ये सिक्योरिटी अगर बच्चों को मिलती है, ये बिजनेस अगर बच्चे इनहेरिट करते हैं तो कितनी सिक्योर्ड लाइफ हो सकती है। डर भी लग रहा था, डाउट भी था, और कहीं ना कहीं मन से वो बात आ रही थी कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर होती है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देव जी के कजन ब्रदर्स अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे बहुत लर्नेड हैं, बहुत साल से रह रहे हैं, एंड दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल, एंड वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप उनको मिली हुई है। तो देव जी ने आकर के घर पे उनको फोन लगाया, फोन करके ये पूछा कि भाई ये डायरेक्ट मार्केटिंग की जो ये कॉन्सेप्ट है, ये वाकई में क्या ओरिजिनेट हुई है अमेरिका से? क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई में पावरफुल है? क्या ये वाकई में लाइफ चेंज कर सकती है? यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, टाइम फ्रीडम दे सकती है, पैसिव इनकम दे सकती है। भाई मुझे बताओ, क्योंकि मुझे काम की जरूरत है और मैं काम के तलाश में हूँ, और अगर ये सारी बातें सच है तो भाई अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं इस काम को सीरियस नजरिए से देखता हूँ। भाई ने बोला कि ये बात जो आप बोल रहे हो ये 100 नहीं 200% सच है। भाई ने कहा कि देख यहाँ पे ना जो पेपर बांटने वाला है वो आज के तारीख में गनमैन लेकर के घूमता है, जो दूध बेचने वाला है वो यहाँ पे मोटर मैकेनिक जो है, यहाँ के लोग मिलियनेयर बिलियनेयर बन चुके हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और अगर ये इंडिया में आया है, अगर कंपनी सही है, अगर आप एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस काम को करते हो तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। भाई ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे को किताबें भेजता हूँ और मैं तेरे को बहुत सारे कैसेट भेजता हूँ। उस टाइम सीडीज नहीं होती थी, उस टाइम कैसेट होते थे, राइट? तो भाई ने खूब सारी किताबें और कैसेट भेजे, और देव जी की खासियत ये है कि वो बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, नॉलेज लेना पसंद करते हैं, और वो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने सारी किताबें पढ़ डाली और कैसेट सुनते चले गए।
और विश्वास उतना ही पक्का होता चला गया कि ये सिस्टम जो है ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और हम लोगों ने डिसीजन लिया, लेकिन कुछ गलतियां करी। गलतियां ये थी कि हम लोगों को बहुत अहंकार था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एमबीएस हैं, कॉर्पोरेट्स में हमने काम करा है, तो बस एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब काम करना है। मार्केटिंग वर्ड से हमें ये था कि हमें प्रोडक्ट को बेचना है, राइट? क्योंकि सिखाने वाला तो कोई नहीं था, कोई हमारे को एजुकेट करने वाला नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था, राइट? अपनी बुद्धि लगा लगा के हम इस काम को कर रहे थे। उस टाइम जब हम लोगों ने ज्वाइन करा तो किट दी जाती थी पहले के जमाने में, जिसमें प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उसके अंदर होते थे। कुछ पता नहीं कुछ 1000 रुपए लिए थे एंड उसमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले थे। एंड खुश होकर के हम घर वापस आए, देव जी अपने काम पे निकले। और कुछ टाइम के अंदर मैंने देव जी को फोन करा बड़े खुश होकर के कि देव, मैंने ना सारे प्रोडक्ट बेच डाले, बस ज्वाइन करके घर आकर के अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स को सारे प्रोडक्ट्स दिखा करके, कैटलॉग दिखा करके सारे प्रोडक्ट्स जो किट में थे वो बेच दिए। देव जी ने भी बड़ी तारीफ करी, वाह वेरी गुड, और ऑर्डर्स लो, और ऑर्डर्स लो। सही किया, गलत? गलत, राइट? क्या करें, सिखाने वाला कोई नहीं था, खुद तो इस्तेमाल करा नहीं प्रोडक्ट्स, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स। पहले तो अपने को इस्तेमाल करना है, हमें अपने को बिलीफ लाना है, तब तो आगे देंगे लोगों को। तो समझ नहीं थी क्या करें। मार्केटिंग वर्ड से ये था कि बेचना है और बेच डाला। खैर, गलतियां करते चले गए। कोई मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाते थे, क्यों? हमें सब कुछ आता है। हम लोग, देव जी को तो 16 साल का मार्केटिंग का तजुर्बा है, इतनी बड़ी टीम को वो हेड कर रहे थे, और सीखने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई तो हम लोगों ने कर ली है, दोबारा से क्या सीखना है? फ्रेंड्स, पहले महीने का चेक आया था 26 रुपए, दूसरे महीने का चेक आया 125, तीसरे महीने का चेक आया 175। लोग जुड़ने को तैयार नहीं थे, मीटिंग करना नहीं आता था। एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज करी बहुत हिम्मत करके कि चलो जितने भी हमारे जानकार हैं उनको हम बुलाते हैं, और देव जी ने कहा मैं मीटिंग करूंगा। तो एल शेप हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस था, सारी फर्नीचर्स बाहर करे, टेंट हाउस से कुर्सियां मंगवाई, सारा कुछ सेट करा, बोर्ड सेट किया, मार्कर्स वगैरह सारा सेट किया, प्रोडक्ट डिस्प्ले करा, और वेट कर रहे हैं। टाइम था 4 बजे का, 4 के 4:15 हो गए, 4:30 हो गए, 4:45 हो गए, 5 बज गए। कितने जने आए? सिर्फ 3, राइट? 45 जनों को बुलाया, आए केवल मात्र 3। तो कैसे होगी हालत? आवाज निकलेगी? फिर भी हिम्मत करके देव जी ने मीटिंग स्टार्ट करी। मीटिंग स्टार्ट करने के कुछ टाइम के अंदर एक व्यक्ति उठ करके घड़ी देखे और बोले कि देव, आई एम गेटिंग लेट, मुझे कहीं जाना है, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। देव जी ने कहा कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद हमारे सीए साहब, जो हमारा प्रिंटिंग का काम संभालते थे, वो सीए साहब की हाइट इतनी, बाल सर पे नहीं, चश्मा पहनते थे और लूज पैंट पहनते थे, तो खड़े हुए पैंट को थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, चश्मे को ऐसे किया, करने के बाद बोले कि देव, मुझे जल्दी है थोड़ा, मैं निकलूं, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। आप सोचो, एक जना बैठा हुआ है और देव जी की आवाज कैसे निकले। फिर भी पूरे जोश के साथ, एज इफ पूरे 45 जने बैठे हैं, देव जी ने कंटिन्यू किया। ऑल ऑफ अ सडन उनकी आवाज धीमी होगी। मैंने गौर किया कि देव जी बड़े गौर से उस एक व्यक्ति को देख रहे हैं, और वो ऐसे गिर रहा है। वो एक व्यक्ति चश्मा पहना हुआ था, उस व्यक्ति ने तो आंख नहीं नजर आ रही थी कि आंख बंद हो गई, ध्यान से नहीं देखा देव जी ने। आप सोचो एक इंसान की क्या हालत होगी जिसने इतनी मेहनत करी। मैं तो अंदर चली गई कमरे में और मेरे आंसू निकल रहे हैं। और उस दिन देव जी ने डिसीजन लिया कि नहीं, कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को स्पॉन्सर करने के तरीके निकालेंगे, राइट? देव जी ने मेरे को बताया कि चलो स्पोर्टी बनो,
हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डोंट बी डिमोटिवेटेड, हमेशा इनकरेज करते हैं। और इनकरेज करके उन्होंने कहा कि चलो अच्छा खाना बनाओ, मैं लंच पे अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, प्लान शो करेंगे। तो डेट फाइनल हुआ, लंच पे लोगों को बुलाया गया, मैंने बहुत अच्छे से लंच वंच प्रिपेयर करा। 1 महीना हो चुका था ज्वाइन करे हुए, और दोस्त लोग आए, खाना वाना खाया, उसके बाद देव जी प्लान शो कर रहे हैं, दिल से प्लान शो कर रहे हैं। कमाल का बिजनेस है, फैंटास्टिक बिजनेस। क्या क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है इस बिजनेस के अंदर, आपको नहीं मालूम। आपको मालूम है कि विदेश में, अमेरिका में जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है, जो मोटर मैकेनिक है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, उनके साथ गनमैन घूमते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरीके की मिलेगी आपको, लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी। उसी टाइम घंटी बजती है, टिंग टोंग। दरवाजा मैंने जाकर के खोला तो देखा कि कुरियर आया है। पहले क्या होता था कि ईसीएस नहीं जाता था, राइट, तो कुरियर से चेक आता था, और मेरे को लगा कि ये चेक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लिफाफा होता था, लेकिन छोटा सा विंडो होता था प्लास्टिक का, सॉरी सेलोफेन का, तो उसमें से दिखता था कि अंदर क्या है। तो मेरे को दिख रहा था कि कोई चेक सा है कुछ। तो मैंने बोला कि देव, मुझे लग रहा है कि ये हमारा चेक आया है। बहुत खुश कि हमारा पहला चेक आया है। तो देव जी ने भी बहुत एक्साइटेड होकर के बोला, अरे खोलो खोलो। उनके फ्रेंड्स ने भी बोला, भाभी खोलो खोलो, देखो क्या है, कितने का चेक बताओ। तो मैंने भी बहुत कॉन्फिडेंटली चेक निकाला, देखा तो देखती रह गई, कभी देव जी को देखूं, कभी चेक को देखूं। हाँ, देव जी ने बोला क्या हुआ, मेरे कान लाल, मेरे गाल लाल। मैंने कहा कि क्या बोलूं, 26 रुपए का चेक। जोर जोर से मिस्टर देव के फ्रेंड्स हंसने लगे और बोले कि वाकई देव, कमाल का बिजनेस है, सो पावरफुल बिजनेस, फैंटास्टिक बिजनेस, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, जबरदस्त। यार मैं फिर मिलता हूं, अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी में हैं। और वो हंसते हुए वो निकल गए। उस दिन हमारे को जो जिल्लत महसूस हुई, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि आज जो ये लोग हंसे हैं, एक दिन हम लोग हंसेंगे और इनकी बोलती बंद होगी। देव जी ने कहा कि चलो ऑफिस चलते हैं, कहीं तो हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत हो रहा है, चलते हैं। क्योंकि भाई ने अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, इतनी किताबें इस सिस्टम के ऊपर लिखी गई है, इतने लोग कामयाब है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो कुछ तो गलत हो रहा है। ऑफिस में गए तो वहाँ पे जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें बिठाया। हम बड़े मायूस दिख रहे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ मिस्टर मिसेस देव, एनी प्रॉब्लम। हमने कहा यस देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग जुड़े थे इस बिजनेस के अंदर कि हमें बहुत कुछ अचीव करना है, हमारा पूरा हमने सब कुछ वाइंड अप करके इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, पूरा फ्यूचर हमारा सामने है, नौकरी हम लोग छोड़ चुके, अपने प्रिंटिंग ऑफ बिजनेस हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं। और हम दोनों ने कहा कि कैसे होगा, आप लोगों को तो कभी हम ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में देखते ही नहीं है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी कब की हमें पता भी नहीं, राइट। सो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बैठिए। तो उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू करा, समझाना शुरू करा, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत प्यार से, राइट, और उदाहरण दे दे करके समझाते हैं, कहानियां सुना सुना करके, राइट। सो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैडम आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स में आया करो, ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा देव जी को 16 साल का मार्केटिंग का तजुर्बा है सर, ये डायरेक्ट मार्केटिंग ही तो है, मार्केटिंग ही तो है, इसमें दोबारा से क्या सीखना है, क्या ट्रेनिंग के क्लासेस। तो उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर एक होम्योपैथी भी है, डॉक्टर एक एलोपैथिक डॉक्टर भी है, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर अगर पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा तो पेशेंट का क्या हाल होगा। बात समझ में आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके पास गाड़ी है। तो मैंने कहा नहीं सर, गाड़ी खरीदनी है तभी तो इस बिजनेस को कर रहे हैं। बोले कि चलो मैं आपको गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, लेकिन शर्त एक है कि गाड़ी आप खुद चलाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा सीखना पड़ेगा सर। तो बोले अगर बिना सीखे चलाओगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा सर एक्सीडेंट होगा। तो बोले वही तो कर रहे हो मैडम। बोले कि आपको सपनों का वाहन मिल चुका है, ये अपॉर्चुनिटी आपका सपनों का वाहन है,
इस सपने के वाहन को आप बिना सीखे चला रहे हो, खुद भी एक्सीडेंट कर रहे हो, जितने लोगों को बिठा रहे हो उनका भी एक्सीडेंट कर रहे हो, कैसे होगा? और उन्होंने फिर कहा कि देखो भाई, आपको जो है कुछ नहीं करना है, टेंशन मत करो, एक सफल व्यक्ति को सिर्फ फॉलो कर लो। अगर सफल व्यक्ति को फॉलो करोगे तो रास्ता सीधा है, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, समय भी व्यर्थ नहीं होगा। फिर से उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैडम आपको इमरजेंसी है, आपको बॉम्बे जाना है और कोई ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, कोई फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही और आपको जाना ही जाना है, इमरजेंसी है। आप गाड़ी निकालते हो और रास्ता भी नहीं मालूम आपको, तो आप जाओगे, रास्ता लैंड, उस टाइम गूगल वूगल कुछ नहीं होता था, गूगल मैप वगैरह कुछ नहीं होता था, राइट? तो आप लैंडमार्क देखते हुए जाओगे, बीच रास्ते में गाड़ी भी रोकोगे, कोई बंदा मिल गया तो उससे पूछोगे कि भैया बॉम्बे का रास्ता किधर है, किस रोड को लूं? तो हो सकता है वो सही बताए, हो सकता है वो गलत भी बताए, और अगर गलत बताए हो सकता है बॉम्बे की जगह पूना पहुंचो, हो सकता है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल हो सकता है। बोले कि अगर मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, मुझे रास्ता मालूम है और मैं आपको जानता हूँ कि आप परेशानी में हो और आपको बॉम्बे जाना है, और अगर मैं कहता हूँ कि मैडम आप चिंता मत करो, मेरी गाड़ी के पीछे आप अपनी गाड़ी लगा दो, तो आप सीधा बॉम्बे पहुंचोगे, समय भी व्यर्थ नहीं होगा। समझ में आ रही थी। फिर उन्होंने जाते जाते एक चीज कहा कि आप लोग पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आप लोगों को जरूरत भी है, बस अपनी अकल लगाना बंद कर दीजिए, एक चीज कर लो। देव को देव बोलने लग गए, क्योंकि देव बहुत जल्दी सबके साथ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। तो बोले देव कुछ नहीं करना है, नकल मारते चले जाओ, सफल हो जाओगे। तो देव जी के चेहरे पे ऑल ऑफ अ सडन रौनक, खुश। मैंने कहा अभी तक तो इतने टेंशन में थे, एकदम से इतने खुश कैसे हो गए? मैंने कहा क्या बात है? बोले राज की बात है, गुस्सा मत होना, आज तक नहीं बताया मैंने तुमको, प्लीज। मैं ना पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नालायक हुआ करता था, पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता था, क्लास में बैठता था लेकिन मेरा मन होता था कि कब घंटी बजे और मैं बाहर जाऊं और मैं मैदान में फुटबॉल खेलूं, क्रिकेट खेलूं, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाऊं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, और पता है पूरे साल ऐसे निकल जाती थी मेरी। और जब एग्जाम आता था तो क्या करता था, पर्चे रखता था, फर्रे रखता था जेब में, और नकल मार मार के अगर मैं पास हुआ हूं, और ये बिजनेस अगर नकल मारने का बिजनेस है, यहाँ पे तो मैं नंबर 1 बनूंगा। घर गए, एक चीज समझ में आ गई कि भैया कितनी ही पढ़ाई लिखाई करी क्यों ना हो, वो पढ़ाई लिखाई यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। अपनी बुद्धि, अपने आप को हम बहुत इंटेलिजेंट भले ही समझते हो, लेकिन वो सारी की सारी इंटेलिजेंस कोई काम नहीं आने वाली है। सब ईगो को खत्म करो, अपने यहाँ जो कप है ना उसको एम्प्टी करो, खाली करो, और डायरी कलम लेकर के स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने और देव जी ने डिसीजन लिया कि हम स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत तकलीफ देख चुके थे, बचपन से तकलीफ देख रही थी, बहुत उम्मीदें लेकर के नौकरी स्टार्ट करी थी, बहुत उम्मीदें लेकर के प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करा था, सब कुछ आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ से हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सारी ईगो वीगो खत्म। भैया 1-2 साल के लिए स्टूडेंट बन जाओ, अगर जिंदगी बदलती है तो हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि अब हमको जो बोला जाएगा हम उसको करेंगे, राइट? और हमने सीखना शुरू कर दिया। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग को हम लोगों ने अटेंड करना शुरू करा। कई मीटिंगें तो पता नहीं कितनी दफा हम लोग अटेंड कर लेते थे, जाते थे। हर बार लगता था कि भाई कुछ नया और मिल जाएगा, और मिलता भी था, और सीखते गए, सिखाते गए। देव जी जैसे बिलीव करते हैं सीखने में, सिखाने में, उनको बहुत अच्छा लगता है सीखना सिखाना। 4 नेशनल अवार्ड उनको मिला, पिछली कंपनी में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर अवार्ड मिला। एंड इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे चेक बढ़ने लगा। 50,000, 70,000, 1 लाख का जब चेक आया तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में फोटो आई, फेमिना मैगजीन में फोटो आ गई, आज तक में इंटरव्यू आ गए मिस्टर देव के, जी बिजनेस में फोटोग्राफ आए, इंटरव्यू आया। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि पहले तो कोई भी नहीं जानता था, एक छोटी सी अपनी दुनिया होती थी, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स,
बस इतनी सी दुनिया में हम लोग जी रहे थे। आज हमें कितने लोग जानने लगे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बट धीरे धीरे उस कंपनी के अंदर बहुत सारी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत सारे लोग मायूस हो रहे थे। हमारी टीम के काफ़ी सारे लीडर्स डिस्टर्ब हो रहे थे। तो हम लोग क्योंकि सेकंड टॉप अर्नर थे वहाँ पे, तो हम लोग बहुत काउंसिल करते थे अपने टीम को, बहुत धैर्य रखने की बात करते थे, और मैनेजमेंट के साथ हमारी डिस्कशंस होती चली जाती थी। रेगुलर हमारी मीटिंग्स होती थी, रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग मीटिंग्स के अंदर बैठते थे। बट कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम जो ढूंढते थे वो नहीं मिल पा रही थी, और इस तरीके से काफ़ी सारी लीडरशिप जो धैर्य रख रही थी, लेकिन एक टाइम आया कि उनका धैर्य टूटा एंड वो निकलते चले गए। बड़े से बड़े तादाद में लोग निकले, टॉप लीडरशिप निकली। उस दौरान जो 14 साल हमने उस कंपनी के अंदर गुजारा, उस दौरान काफ़ी सारी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आ चुकी थी, और उसके करके हमें ये था कि हमारी कंपनी बेस्ट है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो दिल से करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, और एक लगाव सा हो गया था हमारे पुराने कंपनी के साथ। तो हमको लग रहा था कि ये सारी लोग जो निकल रहे हैं गलत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा गलत डिसीजन है। एंड यू वोंट बिलीव, इतनी सारी कंपनी होने के बावजूद वो कहीं नहीं जा रहे थे, सिर्फ एक कंपनी की तरफ वो सारी भीड़ जा रही थी, और वो है वेस्टीज। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, मधुमक्खी का छत्ता, तो वो छत्ता वेस्टीज वो छत्ता है, राइट। सो उस टाइम बहुत दुख हो रहा था कि जिन लोगों को हमने ट्रेन किया, एजुकेट किया, अपने हाथों से डेवलप किया, वो छोड़ के जा रहे हैं। और मिस्टर देव को, ही वॉज डायबिटिक, ही हैड ब्लड प्रेशर, सो ही सफर्ड अ माइल्ड हार्ट अटैक ऑल्सो। ऑब्वियसली जब टीम जा रही है एंड पूरा फुल टाइम हमारा करियर है, तो हम लोग डिसीजन नहीं लिए, क्योंकि हम लोग सेकंड टॉप अर्नर थे, हम लोग लॉयल थे, हम लोग सब कुछ, हमें लग रहा था कि जो जीना मरना हमको यहीं पे है। हमने नहीं डिसीजन लिया। और उस टाइम जब मिस्टर देव को ये प्रॉब्लम हुई, तो एक आर्टरी में स्टेंट डली, दूसरे आर्टरी में 80% ब्लॉकेट पाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि लगे हाथ दूसरा ऑपरेशन भी कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी घबराई थी, तो मैंने सेकंड ओपिनियन लिया। और उस टाइम जो हमारे सेकंड ओपिनियन के जो डॉक्टर्स, जो हमारे जानकार डॉक्टर्स थे मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, तो उन्होंने कहा कि 3-4 महीने रहने दीजिए, अभी 80% ब्लॉकेट है, अगर वो ब्लॉकेट बढ़ेगी तो हम सोचेंगे। तो जो ये 3-4 महीने का पीरियड मुझे मिला, तो उस दौरान बहुत सारे हमारे जानकार जो ऑलरेडी वेस्टीज में आ चुके थे, तो वो लोग मिलना चाहते थे देव जी से, लेकिन देव जी को इतनी ज़्यादा अंदर से आई एम सॉरी वो नेगेटिव हो चुके थे सबके प्रति। तो उन्होंने बोला कि मुझे किसी से मिलना नहीं है, माई ब्लेसिंग्स आर विद देम, बट मुझे नहीं मिलना है, आप बात कर लीजिए, उनको चाय पिलाइए, उनको आने के लिए थैंक्स बोलिए, और उनको बोल दीजिए कि डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए बोला है। तो बहुत लोगों ने प्रयास करा कि आए, देव जी से मिले और फ्लेक्स ऑयल वगैरह सजेस्ट करा, नहीं। हमारे एक जानकार हैं, आप मतलब वो मिस्टर देव को भाई मानते हैं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, वो भी हमारे पुराने कंपनी के हमारे एसोसिएट रहे, तो हमारे क्रॉस लाइन में थे। तो उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट करी, मेरे को समझाया कि नाराज़गी छोड़िए, प्रोडक्ट से क्या नाराज़गी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल था, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, तो आप देख कर के तो देखो, हो सकता है कि मिस्टर देव की सेकंड ऑपरेशन बच जाए। तो मैंने फिर देव जी को कहा कि छोड़िए नाराज़गी, आप ट्राई तो करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर फ़ायदा होता है, ऑपरेशन बचता है, तो वाई नॉट। देव जी भी बोले शंकर की तरह है, नाराज होते हैं तो होते हैं, कोई समझाता है तो एकदम शांत होकर के एकदम कूल हो जाते हैं। सो 3 से 4 महीने रेगुलरली फ्लेक्स ऑयल दिया, और उसके बाद जब डेट आई जांच की, तो जांच करवाया और रिपोर्ट लेकर के पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख करके रिपोर्ट देखे, हमें देखे रिपोर्ट देखे, बोले आप क्या कर रहे हैं। मैं घबरा गई, मैंने सोचा कि अभी बोलेंगे कि अब एडमिट कर दीजिए, ऑपरेशन करना है। मैंने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब, बोले कि नहीं कुछ तो है, आप कुछ कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, जो खाना आपने बोला है खाने के लिए वही खा रहे हैं, सारे परहेज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिसिन जो भी बोला है वो ले रहे हैं। क्या हुआ है डॉक्टर साहब। बोले कि मैडम कुछ तो आप इनको दे रहे हैं। मैंने कहा पर्स में फ्लेक्स ऑयल था, मैंने फटाक से फ्लेक्स ऑयल का बोतल निकाला, मैंने कहा सर ये दे रहे हैं हम, आप बताओ कि कोई गलत हो गया क्या।
बोले कि नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, ये देते रहिए, ब्लॉकेट्स खत्म है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मेरे जान में जान आई और फिर हम लोग बड़े खुश होकर के वापस आए। और फिर मैंने मेरी मदर के लिए ग्लूकोसामीन और कैल्शियम मंगवाया। मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने मंगवाया। और उसके बाद कुछ महीनों के अंदर जो रिजल्ट्स हमें मिले, चौंका देने वाले रिजल्ट्स थे, अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं काफ़ी सैड अंदर से थी क्योंकि टीम ऑलरेडी चली गई थी। जो थोड़ी बहुत टीम थी उनको लेकर के हम काम कर रहे थे, बहुत मेहनत में कर रही थी। मिस्टर देव को रेस्ट बोला गया था, फील्ड संभाल रही थी, नए लोगों को स्पॉन्सर करके जो डायमंड की काउंटडाउन थी उससे डबल डायमंड की भी काउंटडाउन हमने स्टार्ट कर दी। वहाँ पे उस टाइम में डायमंड एक बहुत बड़ी पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन जब डबल डायमंड की भी काउंटडाउन स्टार्ट कर दी तो चेक में कोई फ़र्क नहीं आया। तो मेरे को लगा इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने तनाव में हूँ, इतनी सारी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, तो क्या आगे फ्यूचर है। वो पैसिव इनकम वाली बात, वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात कहीं समझ में नहीं आ रही थी। तो मिस्टर देव मेरे को ऑब्जर्व कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो बोले कि क्या बात है, आप सैड नज़र आ रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ सैड तो मैं हूँ, मेरे मन में एक बात आ रही है, देव बताऊँ। तो उन्होंने बोला बोलो बोलो। हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे को लगा कि बोलेंगे तो शायद भड़क जाएंगे देव जी। मैंने आहिस्ते से बोला, एक बार वेस्टीज चले। देव जी ने जो जवाब दिया, आई वाज सो हैप्पी। ही सेड कि मेरे को भी लग रहा है कि एक बार चलना चाहिए। किसी ने हिम्मत नहीं करी, इतने सारे लोग हमारे ऑलरेडी आ चुके थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी कि वो हमें बोले कि सर और मैम एक बार देखिए ना, प्लान देखिए ना। किसी ने नहीं हिम्मत करी कि सेकंड टॉप अर्नर है, 2 लाख रुपए महीने की अर्निंग, क्यों छोड़ करके आएंगे। मैंने और देव ने डिसाइड करा कि हम जाकर के ऑफिस विजिट करेंगे और हम गए, बाली सर से मिले। बाली सर ने जैसे सुना कि देव और अर्पणा जी आए हैं तो एकदम उन्होंने वेलकम करा, उठ के खड़े होकर के उन्होंने वेलकम करा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हमारे चेक्स नहीं बन रहे थे पिछले कंपनी में, जब परेशान होकर के हम ऑफिस गए थे और जो ट्रेनर की बात मैं कर रही थी, जो उदाहरण दे दे करके, समझा करके, कहानियाँ बता करके समझा रहे थे, वो कोई और नहीं थे, मिस्टर गौतम बाली थे। मिस्टर बाली ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग जो सेकंड टॉप अर्नर हैं वो ऑफिस पहुंचेंगे खुद से, राइट। लेकिन जाकर तुरंत मैंने एक चीज़ बाली सर को कहा कि सर मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो बोले क्या हुआ, क्यों भाई अर्पणा जी मैंने क्या किया। मैंने कहा सर आपने मेरी सारी टीम ले ली। तो बोले कि मैंने ली, मैं क्यों लूँगा, मैं कोई टीम नहीं लेता हूँ, मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ, लोग अपने आप से आते हैं, आप भी तो आज अपने आप से आए हो। तो मैंने कहा कि सर बात तो सही है। मैंने कहा कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं है, अगर पे आउट भी इतना अच्छा है जो सुनने में आ रहा है कि 1.5-2 साल काम करने के बाद लोगों के 2-2, 2.5 लाख के चेक है। सर 14 साल निकाल दिया, हमारे 2 लाख से ज़्यादा चेक नहीं हुए। अगर यहाँ पे 1.5-2 साल के अंदर लोग 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और सर वो सिद्धार्थ जी के चेक 5-6 लाख, क्या ये सच है। तो उन्होंने कहा कि अर्पणा जी सारी बातें जो सुने हो ना, सारी बातें सच है, बोलो तो मैं दिखाऊं। फिर उन्होंने लैपटॉप घुमाया, बोले किन के चेक्स देखना चाहते हो, जिन जिन के नाम बताए, हर व्यक्ति का चेक जब से वो जुड़े और उस दिन तक के चेक्स उन्होंने पूरा ग्राफ दिखाया। हमारी बोलती बंद हो गई, रातों की नींद हराम हो गई, घर वापस आए, कई रातों तक हम सो नहीं पाए। एक बात सिर्फ दिमाग में आ रही थी कि क्या गलती कर दी, क्यों तब डिसीजन नहीं लिया हमने। लेकिन इट वाज, देव जी ने कहा डोंट वरी, वी विल रिजाइन एंड विल जॉइन वेस्टीज। मैंने कहा कि देव क्या करेंगे, कैसे करेंगे, टीम चली गई है, थोड़ी बहुत टीम है, वो भी वो इतनी मैच्योरिटी नहीं है, कैसे करेंगे, अकेले आना पड़ेगा। देव जी ने उस टाइम एक बात कही कि अगर किसी पेंटर की पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त है और बहुत
रुपए में बिकती है, बहुत मशहूर पेंटर है, और कोई दूसरे व्यक्ति आकर के उन पेंटिंग्स को खराब कर देता है जो बनाया है उस पेंटर ने, काली फेंक देता है, तो क्या वो दोबारा से पेंटिंग नहीं बना सकता? तो कॉन्फिडेंस दिलाया कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास तजुर्बा है, हम भले अकेले हैं, हम दोबारा से टीम खड़ी करेंगे, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू करा। जो गलती पिछले कंपनी में करी वो गलती नहीं करी दोबारा से। इस बारी हम लोगों ने डिसाइड करा कि डे 1 से हम वेस्टीज सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, वेस्टीज एजुकेशन को फॉलो करेंगे और मेहनत करने में आ गए। यू वोंट बिलीव, 7 मई 2010 को हमने 1,97,000 का पे आउट लिया पिछले कंपनी से, और 16 मई 2010 को हमने वेस्टीज ज्वाइन किया। एंड उसे अगले महीने एनिवर्सरी थी वेस्टीज की, 2 जून, राइट। और हमें ये उम्मीद थी कि अब हम वेस्टीज में आ गए हैं तो लोग मतलब बड़े खुश होंगे, हमारे एग्जाम्पल्स देंगे, राइट। और क्योंकि आदत पड़ी हुई थी ना कि स्टेज पे जब हम जाते थे पिछली कंपनी में, डायमंड क्योंकि बहुत बड़ा एक लेवल हुआ करता था, तो लोग शोर करते थे, मालाएं पहनाते थे, तालियां बजाते थे, और जब स्टेज से उतरते थे तो लाइन लगी होती थी फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ के लिए। और हमें था कि हम बहुत बड़े कोई हैं और यहाँ पे वेस्टीज में आए हैं तो उसी नजरिए से लोग हमें देखेंगे। हमें क्या पता था कि यहाँ पे 2-2.5 लाख कमाने वाले तो इर्द गिर्द घूमते हैं वेस्टीज में। 2 जून का वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। 2 जून को हम लोग गए ऑफिस में और वहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी। बाली सर सबको बुला रहे थे, लीडर्स के नाम आवाज दे दे करके बुला रहे थे, कहीं हमारा नाम नहीं लिया जा रहा था, राइट। हम कोने में खड़े हुए थे, मैं और देव दोनों, राइट। और कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा था हम लोगों को। और वो उस दिन जो हमारी फीलिंग आई कि भैया पिछली कंपनी में तो हमने नाम कमा लिया, लोग सोचेंगे कि शायद इनकी किस्मत अच्छी थी कि पिछली कंपनी में उन्होंने नाम कमा लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि बातें बनाने वाले तो बहुत होते हैं, यस और नो, राइट। तो वही मतलब हमारे अंदर बात आई कि अपना वजूद बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, अब लग जाओ काम पे। न दिन देखी न रात देखी, देव जी एक डायरेक्शन में जाते थे, मैं एक डायरेक्शन में जाती थी, और पूरे दिल से काम करते थे। 20-20, 25-25 दिन हम बाहर रहते थे। एंड धीरे धीरे रॉ लोगों को लेकर के काम किया। कोई नेटवर्कर नहीं मिला, ना कोई आया था पिछली कंपनी से, ना कोई नेटवर्कर मिला हम लोगों को, लेकिन विश्वास था ऊपर वाले के ऊपर, विश्वास था अपने ऊपर कि इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ तो ऊपर वाला जरूर यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। देखते ही देखते एजुकेशन सिस्टम इतनी बढ़िया, वेस्टीज की प्रोडक्ट इतने अच्छे, तो टीम भी बनने लगी। देखते देखते जो चेक बनने लगा, 2,000 रुपये का पहले महीने का चेक, दूसरे महीने 41,000, तीसरे महीना 1 लाख। 4 साल के अंदर हमारी इनकम 9 लाख क्रॉस कर गई। और जो हाईएस्ट चेक अभी है, वो हाईएस्ट चेक अब जो है वो 24 लाख, एंड दैट इज गॉड्स ग्रेस, राइट। तो कई दफा लगता था कि क्यों उस टाइम डिसीजन नहीं लिया, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि भगवान की जब तक मर्जी नहीं होती तो एक पत्ता नहीं हिलता। जब जिसका वक्त होता है दरवाजे अपने आप खुलते हैं। A journey of 1,000 miles begins with the first step. हजारों मील का जो सफर है उसकी शुरुआत होती है, एक पहला कदम तो आपको लेना है, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के पीछे लोग दीवाने होते हैं, फिल्म स्टार्स के पीछे लोग दीवाने होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स के पीछे दीवाने होते हैं, उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, उनसे फोटोग्राफ लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरसते हैं। Yes, they are great people. They have done a lot for themselves and today they are celebrities. लेकिन एक बात बताइए, उनकी अपनी जिंदगी तो बदली, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली, अपने जैसे कितने लोगों को उन्होंने बनाया अपने से भी बेहतर। क्या आज सारे वेस्टिजियंस सेलिब्रिटीज से कम है? आज वेस्टिजियंस जो है, जो टॉप लीडरशिप जो आज की तारीख में वेस्टीज के अंदर है, दे आर द रियल सेलिब्रिटीज। वो अपनी जिंदगी के साथ साथ
हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। वो अपनी नॉलेज देते हैं, अपने एजुकेशन, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा देते हैं पहले दूसरों को सफल बनाने के लिए, तब जाकर के वो खुद सफल बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जिंदगी मिली है, ये एक ही जिंदगी मिली है, राइट? मिस्टर देव कहते हैं किस घर पे हम पैदा हुए हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसा घर हम लोगों को, अपने बच्चों को देकर के जाएंगे वो तो हमारे हाथ में है, राइट? सो एक ही चीज मैं कहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी की एक कोट मैं कहना चाहती हूँ, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल। उठो, जागो और रुको मत जब तक कि आप अपने मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस वेस्टीज।